नमस्कार मित्रों, मैं जो कुमार त्यागी आप लोगों के सामने उपस्थित आज एक नए टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। वो है कि हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है और राष्ट्रपति बनने के लिए मुख्य न्यूनतम शर्तें क्या हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मालूम है कि राष्ट्रपति का चुनाव और प्रधानमंत्री के चुनाव में फ़र्क ये है कि हम राष्ट्रपति के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव बोला जाता है ये, और प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुनाव बोला जाता है। इसका कारण ये है कि राष्ट्रपति जी के चुनाव के लिए जो मत है वो डायरेक्ट काउंट नहीं होते, बल्कि उसके मत की वैल्यू निकाली जाती है, उसको वोट वैल्यू बोलते हैं। वो MP MLAs की वोट वैल्यू निकल जाती है। जो भी वोट वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग काउंटिंग होती है और राष्ट्रपति का चुनाव का परिणाम घोषित किया जाता है। तो मैं बता दूं आपको कि सवाल ये है, जिस संस्था के थ्रू ये इलेक्शन किया जाता है उसका नाम है, उसे कह सकते हैं इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल, एक निर्वाचक मंडल होता है, उसके थ्रू किया जाता है। अब सवाल ये है, निर्वाचक मंडल में सदस्य कौन होते हैं, वोट देने का अधिकार किन को होगा? तो मैं ये बता दूं, निर्वाचक मंडल अर्थात इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स एक तो सभी राज्यसभाओं के MLA, इलेक्टेड MLA, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड MLAs इसके मेंबर होते हैं और उनको मत देने का पूरा अधिकार है। जब MLA की बात आती है तो हमारे यहाँ प्रदेश असेंबली के अलावा केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, सेंट्रली गवर्नमेंट प्रोविंसेस भी हैं, और इसमें दो तरह की प्रोविंसेस हैं। एक वो जिनकी खुद की विधानसभाएं भी हैं, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, ऐसे केंद्र शासित दो प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं। तो इनके जो MLA विधानसभाओं के इलेक्टेड MLA हैं, वो भी इस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं, वोट देने के अधिकारी हैं। इसके अलावा सभी MPs आइदर दे आर फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा। हम राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। दोनों हाउसेज के जो MPs हैं, सांसद हैं, चुने हुए, नॉमिनेटेड नहीं, चुने हुए सांसद हैं, वो इसके वोट देने के अधिकारी हैं, इस इलेक्टोरल कॉलेज अर्थात निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। अब सवाल ये उठता है, तो इलेक्शन की प्रक्रिया क्या है? इलेक्शन की प्रक्रिया ये है कि MLA की वोट वैल्यू निकाली जाती है, और वो MLA की वोट वैल्यू हर प्रदेश के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग निकाली जाएगी फॉर्मूले से एक, लेकिन वो अलग अलग होगी। फिर MP की वोट वैल्यू निकल जाती है। सवाल ये है, वोट वैल्यू निकलेगी कैसे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि सभी प्रदेश की टोटल जनसंख्या, प्रदेश बोलता हूँ तो एक प्रदेश कोई भी, हमारे यहाँ जितने प्रदेश हैं वो अलग की बात है, एक प्रदेश की, उस प्रदेश की टोटल जनसंख्या को डिवाइड करो, भाग करो, किससे? नंबर ऑफ MLAs, जितने वहाँ के विधायक हैं उनसे उसको भाग कर दो। जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसको आप 1000 से भाग कर दो दोबारा से, तो जो रिजल्ट आएगा वो उस प्रदेश के एक MLA की वोट वैल्यू होगी। समझ में आया? वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं? टोटल प्रदेश की जनसंख्या भाग किया किससे? MLA की संख्या से, जो रिजल्ट आएगा उसको दोबारा भाग किया किससे? 1000 से। जो वैल्यू आएगी वो उस प्रदेश के MLA की वोट वैल्यू है, वो सभी MLAs की बराबर मानी जाएगी, जो निकाली है वही मानी जाएगी। अब दूसरा, सपोज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1 लाख है और MLA की संख्या 10 है, तो हमने क्या किया, जनसंख्या उत्तर प्रदेश की मतलब 1 लाख को डिवाइड किया 10 से,
रिजल्ट क्या आया 10,000। 10,000 को पुनः डिवाइड किया किससे 1,000 से, रिजल्ट क्या है 10। इसका मतलब क्या है उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की वैल्यू 10 हुई। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के एक एमएलए की वैल्यू 8 हो सकती है, महाराष्ट्र के एक एमएलए की वैल्यू 11 भी हो सकती है, राजस्थान के एक एमएलए की वैल्यू वोट वैल्यू 7 भी हो सकती है। इसका मतलब क्या, इस फॉर्मूले से भारत के सभी प्रदेशों के और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें उनकी असेंबली हैं तो उनके भी असेंबलीज के एमएलएज की वोट वैल्यू निकाली जाती है इसी फॉर्मूले के आधार पर। अब ये एक प्रदेश में एक एमएलए की वोट वैल्यू बराबर होगी, सभी एमएलए की वो वोट वैल्यू एक सी होगी, लेकिन वो वोट वैल्यू स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकती है, क्योंकि जनसंख्या एग्जैक्टली सभी प्रदेश की एक सी नहीं होती, ना एमएलए के नंबर से बराबर होते हैं। वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि इतने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एमएलए होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली नंबर्स बराबर नहीं बैठते हैं, इसलिए वो डिफर हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एमएलए की वोट वैल्यू की कैलकुलेशन डिफरेंट स्टेट्स की और यूनियन टेरिटोरीज केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी विधानसभा हैं वो आ गई। अब बचा इशू है अब एमपीज की वोट वैल्यू निकालने का। तो एमपीज की वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं जो हमने अभी एमएलए की वोट वैल्यू निकाली सभी प्रदेश की, उनको सम अप किया, सभी को जोड़ दिया, उसको जोड़ने के बाद नंबर ऑफ एमपीज से डिवाइड कर दिया, अर्थात सांसदों की संख्या से उसको भाग कर दिया। सांसद कौन से, राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर्स एमपीज, जो नॉमिनेटेड नामांकित नहीं, मनोनीत नहीं, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स डिवाइड कर दिया। जो संख्या आएगी वो एमपी की, एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद की वोट वैल्यू होगी। तो मेरे दोस्तों अब ये जो जब हम एमपी एमएलए के इस तरह से इलेक्शन कराते हैं तो उस केस में क्या होता है, प्रधानमंत्री केस में क्या होता है, जो पार्टी जीत कर आई उनके एमपी डिसाइड करेंगे किस तरफ कौन है। सपोज एक की तरफ 100 एमपी हैं, दूसरे की तरफ 110 एमपी हैं, तो क्लियर है वो जीत गया, क्योंकि एक एमपी की वोट एक ही काउंट होती है उसमें मेजोरिटी के लिए या जीतने के लिए। एमपी की उस केस में कोई भी वोट वैल्यू निकाली नहीं जाती, इसलिए ये डायरेक्ट इलेक्शन बोला गया है प्रधानमंत्री का। यही पेच है खाली अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष का। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, एमपी एक की एक वोट नहीं है, उसकी जो वोट वैल्यू है वो नंबर्स हैं। अगर एक एमपी की वोट वैल्यू 50 है तो वो नंबर काउंट किया जाएगा। अब वो क्या होगा, सपोज वो डिफरेंट होगा, वो सपोज उत्तर प्रदेश का एमपी की वोट वैल्यू 50 है एग्जाम्पल के लिए, और मालूम हुआ राजस्थान के एमपी की वोट वैल्यू 45 है, तो फ़र्क आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, राष्ट्रपति जी के इलेक्शन में सपोज 200 टोटल एमपी हैं, मैंने या एमएलए हैं, कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल समझने के लिए, एमपी हैं और 101 पे फैसला होना है, लेकिन एक को 101 एमपी मिले और बी को 100 एमपी मिले, तो ज़रूरी नहीं है 101 वाला एमपी वाला जीत गया, नहीं, इनकी वोट वैल्यू कैलकुलेशन की जाएगी। हो सकता है ये हार जाएगा और ये 100 एमपी वाला जीत जाएगा। तो ये हुआ आपको क्लियर कॉन्सेप्ट किसका हुआ कि डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा है इंडिया में, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, परोक्ष रूप से है। कौन कराता है, इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल, मेंबर्स कौन कौन है, सभी एमएलए, सभी असेंबलीज के, केंद्र शासित प्रदेश के भी असेंबली अगर उनकी है तो एमएलए और सभी एमपी, राज्यसभा और लोकसभा के चुने हुए एमपी, ये वोट में हिस्सा लेते हैं। अब सवाल ये होता है प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन अभी बन कहाँ गए, ये चुनाव का प्रक्रिया बताइए। प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम क्या क्या न्यूनतम शर्तें होनी चाहिए,
तो नंबर 1 तो सबको मालूम है, एक आदमी जो भी इलेक्शन लड़ता है वो दिमागी रूप से ठीक होना चाहिए, वो कोई पागलपन या इसका साइकोलॉजी का या किसी उसका शिकार नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उस सदस्य की उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आगे वो या तो केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट्स में कोई भी लाभ के पद पर उसको नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर लाभ के पद पे है और वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो पहले उनको रिजाइन करना होगा, उसके बाद ही वो उस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। तीसरी बात, जो गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स हैं या गवर्नर्स स्टेट्स हैं, चांसलर्स हैं, या बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं, या प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उनको भी पहले रिजाइन करना होगा, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन लड़ लिए, चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू हो गया, अब वो राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति की वैकेंसी खाली कैसे होती है? तो पहले तो बता दूं कि राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति जी के संवैधानिक अधिकार हैं, वो हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ठीक है, उनका रोल उस केस में बहुत ज़्यादा हो जाता है जब सेंटर में गवर्नमेंट्स माइनॉरिटी में रहती हैं, तो उनका रोल ज़्यादा हो जाता है। उस संवैधानिक संकट को दूर करने के लिए उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, टू एडवाइज प्रेसिडेंट ऑन द डिफरेंट इशू रिगार्डिंग द नेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट का जो पद है वो बहुत ही आदरणीय और माननीय है, महामहिम भी बोला जाता है उनको, और कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज़ सुप्रीम कमांडर ऑफ अवर डिफेंस फोर्सेस इंक्लूडिंग आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। तो उनके सुप्रीम कमांडर हैं वो भारत की सेना के, सशस्त्र सेना के। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अधिकार है किसी की विशेष अपील पर कि वो किसी की मुजरिम की सज़ा को कम कर सकते हैं, या डेथ पेनल्टी को, डेथ सेंटेंस को, लाइफ सेंटेंस को, डेथ सेंटेंस को वो लाइफ सेंटेंस में या आजीवन कारावास में भी बदल सकते हैं। प्रेसिडेंट बहुत से अपॉइंटमेंट भी करते हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स और बहुत से, तो वो लेकिन सभी रिकमेंडेड बाय कैबिनेट के थ्रू रिकमेंड होते हैं, वो तभी उनको अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट का ऑफिस भी बहुत आदरपूर्ण ऑफिस है, बहुत सम्मानीय है, वो एक गणराज्य के, भारतीय गणराज्य के प्रेसिडेंट हैं। अब सवाल ये है कि जब प्रेसिडेंट वो बन जाते हैं तो किस केस में वो प्रेसिडेंट ऑफिस खाली हो सकता है, पदच्युत हो सकते हैं क्या? तो इसकी 2-3 बातें हैं। एक तो वैकेंसी तब क्रिएट होगी तब प्रेसिडेंट स्वयं रिजाइन करें, त्यागपत्र दें, तो उस केस में भी वो प्रेसिडेंट की वैकेंसी खाली हो जाएगी। दूसरा बाई चांस उनकी डेथ हो जाती है तो भी वो प्रेसिडेंट के ऑफिस खाली हो जाता है। और तीसरा है महाभियोग, इसे बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो प्यारे दोस्तों, ये कोई किसी देश के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 ऑफ 461A के तहत ये प्रोविज़न है कि अगर प्रेसिडेंट पर कोई गंभीर आरोप है, उनकी पद की गरिमा के हिसाब से प्रेसिडेंट ने कुछ गलत कार्य किया है, संविधान पे खतरा है या देश पे खतरा है, तो यह प्रेसिडेंट का व्यवहार देश के प्रति ठीक नहीं है। कुछ सदस्य या कुछ पार्टियां, कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐसा सोचते हैं, तो उनको एक प्रोविज़न दिया गया है कि वो ऐसा करने के लिए प्रेसिडेंट को पदच्युत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर है, इम्पीचमेंट, महाभियोग का प्रोसीजर चलाना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, ऐसा नहीं है कि एक सदस्य ने बोला कि प्रेसिडेंट इज़ नॉट
प्रेसिडेंट बिहेवियर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द नेशन, ही मस्ट रिजाइन एंड गो टू होम, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस केस में किसी भी हाउस में अभियोग को, महाभियोग को चलाने के लिए उस हाउस के 1/4 ऑफ द मेजॉरिटी मेंबर्स सहमत होने चाहिए। जो प्रपोजल वो मेंबर्स या पार्टी स्पीकर को सौंपेगी, क्या कहकर कि प्रेसिडेंट को हम नहीं चाहते, उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए, उनको रिजाइन करना चाहिए, या उसके खिलाफ हम महाभियोग ला रहे हैं, तो सबसे पहली शर्त है वो जो रेजोल्यूशन है वो कम से कम भी 1/4 ऑफ द हाउस, दैट पर्टिकुलर हाउस मेजोरिटी, उसको साइन करना चाहिए। दूसरा, किसी भी प्रोसीडिंग जो वो चाहते हैं उससे 14 डेज पहले वो नोटिस वो सबमिट किया जाता है बिफोर लोकसभा स्पीकर, और इनके राज्यसभा उपराष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष, उनको किया जाता है 14 दिन पहले। अब सवाल ये है, एक दूसरा महत्वपूर्ण बात और है इस केस में कि एक हाउस में महाभियोग की प्रक्रिया चालू हो गई, दूसरा हाउस बाध्य नहीं है उसको वो सेम प्रक्रिया चालू करें, क्योंकि अगर लोकसभा के मेंबर कुछ चाह रहे हैं इसको चालू करना भी महाभियोग को राष्ट्रपति के खिलाफ, तो वो चालू करते हैं। लोकसभा में 100 जो कंडीशन है वो 1/4 कैंडिडेट्स का साइन करा के वो चालू कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो राज्यसभा में चालू करने के लिए राज्यसभा के खुद के मेंबर्स होने चाहिए, वो फिर सेम प्रक्रिया 1/4 ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स साइन करेंगे उस प्रपोजल को, तब वो सबमिट होगा 14 डेज बिफोर, तब उस पर कोई कार्रवाई होगी। नंबर 1। नंबर 2, एक हाउस में अगर ये प्रक्रिया चालू हो गई है तो दूसरा हाउस इसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है कि वो सही है या नहीं है, वो उसके लिए कनेक्टेड नहीं है दोनों हाउस से कि इसमें ये हुआ तो इसमें भी यही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में फेल होता है, तो भी वो महाभियोग पास नहीं माना जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव इम्पीचमेंट तभी भी फेल हो जाएगा। अगर राज्यसभा में पास होता है लेकिन लोकसभा पास नहीं कर पाती है, तो भी वो राष्ट्रपति जी पदच्युत नहीं हो सकते हैं। अब सवाल ये है, माना ये सिचुएशन दोनों सदनों में हो गई है कि 1/4 ने साइन कर दिया, लोग तैयार हो गए हैं कि राष्ट्रपति जी को हटाना ही हटाना है, तो तब भी वो ऐसे नहीं हट जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी होगा कि उस सदन के हाउस के 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स शुड फेवर द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स, तभी वो हो पाएगा, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। सौभाग्य से हमारे देश में अभी तक ये स्थिति नहीं आई है और ना ही आने की कुछ ऐसी संभावना है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 ऑफ 461A में ये इम्पीचमेंट का प्रावधान है। तो आज के टॉपिक में हमने 2-3 बातें कवर की। एक तो ये राष्ट्रपति के इलेक्शंस की प्रक्रिया क्या है, उसके मेंबर कौन है, कैसे उसकी वोटें निकाली जाती है, कैसे इलेक्शन होता है, क्यों इसको इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रपति बनने के लिए मुख्य न्यूनतम शर्तें क्या हैं, और नंबर 3, राष्ट्रपति जी को पदच्युत कैसे किया जा सकता है। तो 3 तरह से ही वो पदच्युत हो सकते हैं या वैकेंसी खाली हो सकती है। नंबर 1 कि वो त्यागपत्र दें, नंबर 2 या तो उनकी डेथ हो जाए, नेचुरल डेथ हो जाए, या फिर उनके खिलाफ इम्पीचमेंट महाभियोग पास हो जाए। तीनों चीज़ें हो गई। अब 2-3 पॉइंट्स खास। एक तो ये, जब राष्ट्रपति रिजाइन करते हैं तो रेजिग्नेशन लेटर वो किसको देंगे? वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो जनरली राज्यसभा अध्यक्ष होते हैं तो उनको वो दिया जाता है। दूसरा, अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है, किस तरह से खाली है या कुछ है, तो वाइस प्रेसिडेंट को, जैसे कि सोचते हैं वो टेक ओवर कर लेंगे, नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस में कभी भी टेक ओवर नहीं करते, कभी जाते नहीं है, उनका उससे कोई वो नहीं है। तो ये आई थिंक कुछ बातें ज़रूर क्लियर हुई होंगी। उम्मीद करता हूँ अगले टॉपिक में जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, अभिनंदन।